सुबह के अंधेरे में एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जो भारत में नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हमला था। इसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित शाह ने क्लियर कहा, हम केवल ऑर्डिनरी वर्कर्स को नहीं बल्कि नक्सल लीडरशिप को निशाना बनाएंगे। कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डेमोक्रेटिक समाधान नहीं है। या तो आप हथियार डाल दो या तो हम तुम्हें न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो पूरे भारत में सबसे खतरनाक माना जाता था। इस पीरियड में नक्सलवादियों की ताकत बहुत बढ़ गई। लड़कियों को भी उठा लिया जाता था। मतलब ये एक सीधा अत्याचार था। नक्सलवादियों के अपने ही साथियों का विश्वास टूटने लगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इमेजिन कीजिए साल 1967 मई का महीना, वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव का नाम नक्सलबारी। ये गांव दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में था, बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के पास। इस गांव में ट्राइबल कम्युनिटीज और गरीब किसान रहते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, तो इन्हें जमींदारों के लिए काम करना पड़ता था। दिन भर कड़ी मेहनत करो फिर भी भुखमरी की हालात रहे। इसलिए ये किसान अपनी जमीन को वापस लेना चाहते थे, वो जमीन जो इनके पूर्वजों की थी। 25 मई 1967 का दिन, ये एक ऐसा दिन था जिसने भारत की तकदीर बदल दी। एक आदिवासी नौजवान जिसका नाम बिमल किशन था, ये अपनी जमीन पर हल चलाने गया, लेकिन जमींदारों के गुंडों ने इसे रोका। क्यों? क्योंकि वो जमीन अब जमींदार की हो गई थी, जिसके कारण बिमल किशन इसको अपोज किया और इसके अपोजिशन से पूरे गांव में आग लग गई। आदिवासियों और किसानों ने हथियार उठा लिए और अपनी जमीन को फिर से लेने की कोशिश की। पुलिस आई, गोलियां चली, 11 इनोसेंट फार्मर मार दिए गए, एक पुलिस कर्मचारी भी मारा गया। ये हिंसा सिर्फ नक्सलबारी में नहीं रुकी, ये पूरे देश में फैल गई। चीन के न्यूज़पेपर ने इस मूवमेंट को स्प्रिंग थंडर कहा। इसका मतलब था कि भारत में एक नई क्रांति आ गई है। इस मूवमेंट का लीडरशिप किया था चारू मजुमदार ने, एक इंटेलेक्चुअल लीडर जो मार्क्स और माओ की किताबें पढ़ता था और सोचता था कि भारत में भी चीन जैसी क्रांति हो सकती है। चारू मजुमदार के साथ था कानू सन्याल और जंगल संथाल। दोनों ही इसी आइडिया से सहमत थे कि वायलेंस के बिना ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। नक्सलवादी यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जड़ें सीधे मार्क्सवाद यानी मार्क्सिज्म और माओइज्म जो कि एक चीनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसमें थी। चारू मजुमदार ने जो कुछ लिखा उसे हिस्ट्री में हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स में इसने कहा, पार्लियामेंट और इलेक्शन एक सपना है और असली क्रांति तो हथियारों से आएगी। इनका मानना था कि पूरी दुनिया में जहां भी कम्युनिज्म आया वो वायलेंस के रास्ते से आया, भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। नक्सलवादियों का आइडियोलॉजी बहुत सिंपल था, लाइक भारत एक ऐसा देश है जहां कुछ लोग यानी कैपिटलिस्ट और बड़े जमींदार सब कुछ लूट रहे हैं और आम लोग और गरीब भूखे हैं, तो ये अन्याय है। इसे खत्म करने के लिए हथियारों की जरूरत है। इन्हें लगता था कि अगर गांव-गांव में विद्रोह यानी रेवेलियन शुरू हो जाए तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा। ये लोग एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे जहां कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ किताबों में नहीं रहा, इस हथियारों से ग्राउंड रियलिटी पर लागू किया गया। 1967 के बाद के दशक में क्या हुआ? नक्सलबारी की घटना के बाद एक नई पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट या जैसे सब लोग कहते हैं CPI ML। ये पार्टी वेस्ट बंगाल से निकली लेकिन जल्द ही बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल गई। नक्सलवादियों के पास कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं थी। ये छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते थे। एक गांव में 10-20 लड़के हथियार ले लेते थे और पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते थे, जमींदारों को मार देते थे। इनके हिसाब से ये न्याय था। इसके बाद 1970 और 72 तक इन 3 सालों में सब कुछ बदल गया। हजारों नक्सलवादियों की मौत हुई, हजारों पुलिस कर्मचारी मारे गए। ऑपरेशन स्टीपल चेज नाम का एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया जिसमें इंडियन आर्मी और पुलिस ने नक्सलवादियों को दबाने की कोशिश की। चारू मजुमदार को अरेस्ट कर लिया गया। 1972 में जेल में इसकी मौत हो गई। लगा कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो बस शुरुआत था। 1980 के दशक में जो हुआ वो पहली बार के कंपैरिजन में बहुत खतरनाक था। नक्सलवादियों ने अलग अलग ग्रुप्स को एक किया जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था PWG, पीपुल्स वॉर ग्रुप। ये आंध्र प्रदेश में बना था। इस ग्रुप का लीडरशिप कंडमपल्ली सीतारामैया ने किया था। ये लोग माओ की किताबें पढ़ते थे, चाइनीज रेवोल्यूशन को समझते थे और फिर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाया जो चीन की क्रांति जैसा था। एक और बड़ा ग्रुप था माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। ये बिहार और झारखंड में पावरफुल था। इन दोनों ग्रुप्स के बीच कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन 2004 में यानी 40 साल बाद ये एक हो गए और इनके एक होने से बना एक नया ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी CPI। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो पूरे भारत में सबसे खतरनाक माना जाता था। इस पीरियड में नक्सलवादियों की ताकत बहुत बढ़ गई। इनके पास ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप था, इनके पास पैसे थे। ये गांव में इंडस्ट्रीज और ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर से वसूली, एक्सटॉर्शन करते थे, ब्लैकमेल करते थे। अगर कोई अनाज ले जा रहा है तो वो इनसे परमिशन मांगता था, मतलब हर काम के लिए टैक्स चुकाना पड़ता था। अब देखिए, जब आप नक्सल शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नाम आता है, स्पेशली बस्तर रीजन। बस्तर केवल एक जगह नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का एक बड़ा एरिया है जहाँ 7-8 डिस्ट्रिक्ट है, बीजापुर, सुकामा, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा और अदर। इसलिए इस पूरे एरिया को दंडकारण्य भी कहा जाता है। ये नाम भारत की प्राचीन महाकाव्य में आता है। दंडकारण्य के जंगलों में क्या है? घने पेड़, मीलों मीलों तक
केवल जंगल, इन जंगलों में ट्राइबल कम्युनिटीज रहता है। ये लोग बहुत गरीब है, इनके पास एजुकेशन नहीं है, मेडिकल सर्विस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सब कुछ नहीं है। और ये आदिवासी हजारों सालों से यहाँ रहते हैं। इनका जीवन जंगल से जुड़ा है, शिकार करना, जंगली फल खाना, जंगल के रिसोर्सेज से जीना। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा यहाँ तो बहुत मिनरल्स है, कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है, हमें यहाँ माइनिंग करनी चाहिए, इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए, दूसरे शब्द में बोले तो डेवलपमेंट लाना चाहिए। लेकिन ये डेवलपमेंट आदिवासियों के लिए कैसे था? तो आंसर है बिल्कुल बेकार, क्योंकि माइनिंग कंपनियों ने आदिवासियों की जमीन ली, उन्हें कहा चले जाओ, कंपेंसेशन भी ठीक नहीं दिया, जो दिया भी वो बहुत कम था। इसलिए लाखों आदिवासी डिस्प्लेस्ड हुए। अकेले झारखंड में ही 55,000 आदिवासी डिस्प्लेस्ड हो गए। ये अपनी जमीन खो गए, इनका ट्रेडिशनल लाइफ खत्म हो गया। और इसमें भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 ने आदिवासियों को और परेशान कर दिया, क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जंगल से पेड़ की छाल भी नहीं निकाल सकते, शहद भी नहीं ले सकते, पत्तियां भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन आदिवासियों का पूरा जीवन इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड था, तो इनके लिए ये कानून एक अभिशाप बन गया। अब सवाल ये है, आदिवासी क्यों नक्सलवादियों की ओर अट्रैक्टेड हो गए, क्यों इन्होंने हथियार उठा लिए? तो समझिए, आदिवासी यानी ट्राइबल्स के पास कुछ नहीं है, उनकी जमीन गई, उनकी नौकरी नहीं है, इन्हें स्कूल नहीं दिखता, हॉस्पिटल नहीं दिखता, ये भूखे हैं, इनके बच्चे भूखे हैं। गवर्नमेंट ने लाखों बार वादे किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए आदिवासी महसूस करते हैं कि मेरे साथ गवर्नमेंट अन्याय कर रही है। फिर आता है नक्सलवादी और कहता है हाँ तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय केवल हथियारों से खत्म हो सकता है, आओ हमारे साथ जुड़ो। और फिर नक्सलवादियों ने एक नया नारा दिया आदिवासियों को, जमीन उसी की है जो उसमें काम करता है। इसका मतलब जो अपनी मेहनत से खेती करता है वो जमीन उसी की है। ये बहुत अट्रैक्टिव लगता था आदिवासियों को, ये सोचते थे हाँ ये तो सही है, मेरी जमीन मेरी ही होनी चाहिए। और फिर नक्सलवादियों ने क्या किया, गांव-गांव में जाकर जमींदारों को मारा, दलालों को मारा, उन लोगों को मारा जो आदिवासियों का शोषण करते थे। आदिवासी देखते थे अरे ये लोग तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे दोस्त है, तो बहुत सारे आदिवासी नक्सलवादियों के साथ जुड़ गए, कुछ खुशी से, कुछ डर से, कुछ समझदारी से, लेकिन ज्यादातर इसलिए कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। 1990 और 2000 के दशक में नक्सलवादियों का एक बड़ा सपना था। इन्होंने सोचा हम भारत के बीचों बीच से एक रेड कॉरिडोर बनाएंगे। ये कॉरिडोर कहां से कहां तक जाएगा, तो नेपाल के पशुपतिनाथ से होकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक, यानी पूरे सेंट्रल इंडिया को, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, सबको अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन ये सपना कितना सच साबित हुआ, तो 2005-10 के बीच नक्सलवाद अपनी पीक पर था। इस समय 180 डिस्ट्रिक्ट नक्सल अफेक्टेड थे। भारत के 28 स्टेट्स में से 20 स्टेट तक नक्सलवादियों की पकड़ थी। 17% इंडियन टेरिटरी पर लाल झंडा फहरा रहा था, यानी भारत की एक छठा आबादी, लगभग 120 मिलियन लोग, 12 करोड़ लोग नक्सलवाद से अफेक्टेड थी। इस रेड कॉरिडोर के अंदर क्या होता था, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं दिखती थी, नक्सलवादियों ने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना ली थी। ये टैक्स वसूलते थे, ये न्याय करते थे, अपने पीपुल्स कोर्ट में लोगों के मुकदमे होते थे। अगर कोई नक्सलवादियों का विरोध करता था तो उसे मार दिया जाता था। वे कहते थे ये तो राजद्रोह है, और फिर वो आदमी गायब हो जाता था। और केवल इतना ही नहीं, इन नक्सलवादियों की एक स्ट्रक्चर थी जिसमें सबसे ऊपर था सेंट्रल कमेटी, फिर इसके नीचे रीजनल कमांड, फिर जोनल कमांड, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी, और सबसे नीचे गांव-गांव में सेल्स, 5-10 लड़के हर गांव में। ये सेल्स खबर देती थी, यूथ को भर्ती करती थी और पैसे वसूलती थी। लेकिन इन नक्सलवादियों के पास हथियार कहाँ से आते थे, तो शुरुआत में पुलिस स्टेशन पर हमला करके हथियार ले लिया करते थे। फिर बाद में चीन के थ्रू से नेपाली नक्सलवादियों के जरिए विदेशी हथियार आने लगे। इनके पास थे AK-47 राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, बने बनाए बम, और कुछ हथियार तो ये खुद ही बना लेते थे। और रही बात पैसों की, तो ये तो इनका एक बड़ा स्रोत था। ये गांव में जाकर कहते थे इस साल 10 बोरी अनाज दे दो या 100 रुपए दे दो। ये ठेकेदारों को कहते थे 50 लाख दे दो, नहीं तो प्रोजेक्ट को बिगाड़ देंगे। इसे वसूली यानी एक्सटॉर्शन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स नक्सलवादियों की सालाना इनकम 25-30 करोड़ रुपए तक थी। ये पैसा हथियार खरीदने, वर्कर्स को पे करने, विदेशों में कॉन्फ्रेंस करने, सब में खर्चा होता था। लेकिन इतने सब बातों के बीच असल में तकलीफ किसे हुई, तो आदिवासियों को, आम लोगों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को। लाखों लोग मारे गए। अगर आप 2004 से 14 के दशक को देखें, 10 साल में कितनी मौतें हुई, तो 6,617 लोग मारे गए। सिक्योरिटी स्टाफ, आदिवासी, आम नागरिक, सब मिलाकर। 2010 एक ऐसा साल था जब नक्सलवादी सबसे ज्यादा एक्टिव थे। उस साल अकेले 1005 लोग मारे गए। लेकिन स्टैटिक से बड़ी चीज है इंसानी दर्द। गांव के गांव तबाह हो गए, परिवार बिखर गए, बच्चे अनाथ हो गए, माँ अपने बेटे को खो गई, पति अपनी पत्नियों को खो गए। और सबसे दुखद बात यह कि नक्सलवादी अपने ही टारगेट आदिवासियों की हत्या करने लगे। अगर कोई आदिवासी इनके अगेंस्ट हो जाए तो उसे मार दिया जाता था, या उसे जबरदस्ती अपने साथ ले लिया जाता था। लड़कियों को भी उठा लिया जाता था। मतलब ये एक सीधा अत्याचार था नक्सलवादियों के। अपने ही साथियों का विश्वास टूटने लगा। वो लोग सोचने लगे ये लोग तो हमारे लिए भी खतरनाक है, अगर हम इनके आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है तो हमें भी मार दिया जाएगा। तो नक्सलवाद की जनता में पॉपुलैरिटी घटने लगी। अब आते हैं 2019 में। जून 2019 में अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाया गया। उस समय भारत के सामने 3 बड़े क्राइसिस थे।
जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और ये नक्सलवाद, तीनों ही जगहों पर वायलेंस चल रही थी। सबसे ज्यादा एरिया नक्सलवाद से अफेक्टेड था, भारत का 17% हिस्सा। तो इसको लेकर अमित शाह ने जो पहली बात कही वो एक बहुत बोल्ड अनाउंसमेंट थी। इन्होंने कहा 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल फ्री कर दिया जाएगा। जब सब लोगों ने ये सुना तो कहा ये क्या कह रहे हो, 5 डिकेड से चल रहे मूवमेंट को 7 सालों में खत्म कर देंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अमित शाह ने एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया, कमांड मेरे पास है, अगर आपको ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है तो बताओ, हमें हल करना है, गोल सेट है, अब सिर्फ एक्सक्यूशन की बात है। ये एक पूरी तरह अलग स्ट्रेटेजी थी। पहले तो गवर्नमेंट का अप्रोच बिखरा हुआ था, यहाँ एक ऑपरेशन वहां एक ऑपरेशन, कोई शेड्यूल्ड प्लान नहीं था। नक्सलवादी चाहते थे कि गवर्नमेंट क्या करेगी ये तय करते थे, चाहे आप विश्वास करें या ना करें। लेकिन अमित शाह आए और इन्होंने तुरंत 4 प्रोलॉन्ग्ड पॉलिसी बनाई। पहला, नक्सल लीडरशिप को निशाना बनाना, ट्रेस टारगेट न्यूट्रलाइज TTN। दूसरा, इनके फाइनेंशियल सोर्सेस को बंद करना। तीसरा, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना। और चौथा, रैपिड डेवलपमेंट। इस चौथे फॉर्मूले पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अमित शाह ने कहा लोग नक्सलवाद की ओर इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम उन्हें डेवलपमेंट देंगे, रोड्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, और जैसे जैसे डेवलपमेंट पहुंचेगा नक्सलवाद पीछे हटता जाएगा। जब 2019 में अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाया गया तो सबको लगा कि ये बहुत बोल्ड डिसीजन है, लेकिन शाह के मन में पहले से ही एक क्लियर विजन था। इनके सामने एक मैप था, भारत के मिडिल में लाल रंग से भरा हुआ 126 जिले नक्सल अफेक्टेड थे। 2010 में तो सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि देन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ये भारत का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन किसी के पास कोई वेल प्लान्ड स्कीम नहीं थी। शाह ने पहला कदम क्या उठाया, इन्होंने गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक मेज के चारों ओर बिठाया। पुलिस थे, आर्मी ऑफिसर थे, इंटेलिजेंस एजेंसी थी, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट थे। इन्होंने कहा हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, ना केवल सिक्योरिटी बल्कि डेवलपमेंट भी, ना केवल वेपन्स बल्कि ट्रस्ट भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके कारण अमित शाह ने 4 स्ट्रेटजी तैयार की। पहला था सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करना। इन्होंने कहा नक्सलवादियों के पास हथियार है, हमारे पास क्या है? तो जवाब था इंडियन आर्मी, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। लेकिन ये सब बिखरे हुए थे, अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, कोई प्लान्ड अटैक नहीं था। तो शाह ने तुरंत सिक्योरिटी कैंप्स की संख्या बढ़ाई। 2019 में जब ये आए तो देश भर में नक्सल अफेक्टेड एरिया में 194 सिक्योरिटी कैंप्स बने, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं था। तो अगले 6 सालों में इन्होंने 336 नए सिक्योरिटी कैंप्स स्टेबलाइज किए। ये कैंप्स केवल सोल्जर्स के लिए नहीं थे, ये उन एरिया में गवर्नमेंट की प्रेजेंस दिखाने के लिए थे। लेकिन इन कैंप्स के पीछे क्या आइडिया था? शाह का कहना था नक्सलवादियों की ताकत उनके टेरर से है। अगर गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस है तो आदिवासियों को डर नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा तो वो नक्सलवादियों की मदद नहीं करेंगे, और जब आदिवासी नक्सलवादियों की मदद नहीं करते तो नक्सलवादी बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, आंख बंद कर देते हैं, कान बंद कर देते हैं, कोई रास्ता नहीं रहता बचने का। लेकिन सिर्फ कैंप से काम नहीं हो सकता था, सिक्योरिटी फोर्सेस को और भी कुछ चाहिए था। तो शाह ने क्या किया, इन्होंने मॉडर्न वेपन्स दिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी दी, ड्रोन्स दिए, सैटेलाइट इमेजिंग दी, लोकेशन ट्रैकिंग की व्यवस्था की। क्या ये सब काम करता है? हाँ। कल तक जहां नक्सलवादियों को एक गांव को तलाशने में पूरे दिन लगते थे, अब वो कुछ घंटों में खोज लिए जाते हैं। दूसरा रास्ता है ट्रेस टारगेट न्यूट्रलाइज। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित शाह ने क्लियर कहा हम केवल ऑर्डिनरी वर्कर्स को नहीं बल्कि नक्सल लीडरशिप को निशाना बनाएंगे, क्योंकि नक्सल ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रक्चर है, जैसे सबसे ऊपर पॉलिट ब्यूरो, फिर मिड लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन विलेज। तो इसको लेकर अमित शाह की टीम ने कहा हम सबसे ऊपर वाले को निकाल देंगे। और फिर क्या हुआ, 2019 से 2024 तक मात्र 5 सालों में 15 पॉलिट ब्यूरो मेंबर मार दिए गए। 8 पॉलिट ब्यूरो मेंबर का इसमें सबसे बड़ा नाम था नंबला केशव राव, जो CPI के जनरल सेक्रेटरी था। ये पूरे 20 सालों से लोगों की नजरों से छिपा हुआ था बस्तर के जंगलों में, कौन जानता था कि ये कहाँ है। लेकिन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अब इंटेलिजेंस थी, टेक्निक थी, प्लान था, और फिर ये सब मारे गए। इसके बाद 21 अप्रैल 2025 को सुबह के अंधेरे में एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जो भारत में नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हमला था। इसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, इसे ऑपरेशन कागार भी कहता है। ये ऑपरेशन कहाँ हुआ, तो करेगुट्टा हिल पर। ये पहाड़ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर। ये पहाड़ को नक्सलवादियों ने अपना सबसे बड़ा किला माना हुआ था। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की पहुंच नहीं थी। ये जंगल का सबसे गहरा, सबसे काला हिस्सा था, कश्मीर की घाटियों से भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन इस बार अलग था। CRPF, स्पेशल टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, DRG, एक लोकल स्पेशल फोर्सेस जो छत्तीसगढ़ ने नक्सलवादियों से लड़ने के लिए बनाया था, कोबरा बटालियन, ये सब मिलकर एक ऐसा हमला किया जो 21 दिनों तक चला। 21 दिन लगातार बिना रुके। इस 21 दिन की लड़ाई में क्या हुआ, 31 नक्सलवादी मार दिए गए और इसमें 16 महिलाएं थी। ये महिलाएं नक्सलवादी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। इनके पास AK-47 थे, ग्रेनेड लॉन्चर थे, पर ये भी मार दी गई।
35 हथियार पकड़े गए, इसमें हल्के मशीन गन, राइफल, माइन्स सब कुछ था और सबसे इम्पोर्टेंट नक्सलवादियों का पूरा बेस कैंप डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन इस ऑपरेशन का असली इम्पोर्टेंस केवल नंबर्स में नहीं था, असली इम्पोर्टेंस ये मैसेज था नक्सलवादियों के लिए कि आपका किला भी टूट सकता है, आपकी पहाड़ी भी हमारी तक पहुंच सकती है, आप कहीं भी छिप जाओ हम आपको ढूंढ ही लेंगे। और देश भर में इसका असर हुआ, नक्सलवादियों के बीच डर फैल गया। पहली बार इन्हें लगा शायद हम हारने वाले हैं। अब बात करते हैं उन स्टैटिक्स की जो दिखाते हैं कि क्या बदलाव आया है। 2014 में भारत में 126 डिस्ट्रिक्ट नक्सल अफेक्टेड थे, लेकिन 2024 तक ये नंबर सिर्फ 18 रह गए और नवंबर 2025 में अब तो ये सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट तक रह गए हैं और इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड की कैटेगरी में है, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर। ये सब छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में। इसका मतलब यह है कि रेड कॉरिडोर जो कभी पशुपतिनाथ से तिरुपति तक फैला था, अब बस एक छोटा सा कोना रह गया है। और मोर्टेलिटी रेट तो 2014 में 88 सिक्योरिटी पर्सनल नक्सल वायलेंस में मारे जाते थे, 2024 तक ये नंबर 19 तक आ गई और 2025 में अभी तक बहुत कम है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर प्रेशर कम हो गया है, लेकिन नक्सलवादियों पर प्रेशर बढ़ गया है। 2025 में सिर्फ जनवरी से सितंबर तक 9 महीनों में 311 नक्सलवादी मार दिए गए और 1457 सरेंडर कर गए। 2024 में 928 नक्सलवादी सरेंडर कर गए और इसमें एक पोलिट ब्यूरो मेंबर भी था और एक सेंट्रल कमेटी मेंबर भी था। आप समझिए ये सुप्रीम लीडरशिप के लोग हैं और ये भाग गए। क्यों भाग गए? तो ये समझ गए कि खेल खत्म हो गया है। लेकिन अमित शाह की स्ट्रेटजी केवल ऑपरेशन तक सीमित नहीं था, इनका तीसरा कदम था नक्सलवादियों की कमर तोड़ना, यानी इनके फाइनेंस को खत्म करना। हर मूवमेंट को पैसों की जरूरत होती है, हथियार खरीदने के लिए, वर्कर्स को पे करने के लिए, प्रोपोगेंडा के लिए, मतलब पैसे के बिना कोई मूवमेंट नहीं चल सकता। इसलिए अमित शाह ने 3 एजेंसियों को एक्टिव किया। पहला NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दूसरा ED एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और तीसरा CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन तीनों ने क्या किया? इन्होंने नक्सलवादियों की पैसों की व्यवस्था को ट्रैक करना शुरू किया, जिसमें इन लोगों ने पहला कदम उठाया फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को ब्लॉक करके। ये क्या होता है? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने से तो NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, लेकिन असल में नक्सलवादियों को पैसा देती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे सस्पिशियस NGO और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट को फ्रीज कर दिया। दूसरा कदम वसूली को रोकना। नक्सलवादियों का सबसे बड़ा इनकम सोर्स वसूली था। ठेकेदार, माइनिंग कंपनियां, बिजनेसमैन सबको पैसा देना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप नक्सलवादियों को पैसा दिए तो तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होगी। इससे क्या हुआ? ठेकेदारों को सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिए गए, इन्हें कॉन्ट्रैक्टर प्रोटेक्शन फोर्स दिया गया। अब ये फियरलेसली काम कर सकते हैं और नतीजा ये हुआ कि NIA ने 40 करोड़ रुपए की नक्सलवादी प्रॉपर्टी सीज कर ली। ED ने 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच की। कुल मिलाकर 52 करोड़ रुपए। ये काफी नहीं है सब कुछ रोकने के लिए, लेकिन ये इतना तो दिखा देता है कि नक्सलवादियों के पास अब पैसों की कमी है और पैसों की कमी का क्या असर होता है। वर्कर्स को पे नहीं कर सकते, नए हथियार नहीं खरीद सकते, नई भर्ती नहीं कर सकते और ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन को खोखला कर देता है। अब आते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन पर, डेवलपमेंट। अमित शाह ने क्या सोचा? इन्होंने सोचा अगर मैं नक्सलवाद को केवल बंदूक से मारूं तो क्या होगा? कुछ नक्सलवादी मारे जाएंगे तो फिर से नए आएंगे, क्योंकि इनके पीछे का कारण पुबर्टी, इनजस्टिस, नेग्लेक्ट, ये तो वैसा ही रहेगा। तो इन्होंने अलग सोच अपनाई। इन्होंने कहा हम डेवलपमेंट लाएंगे और फिर इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की जो कहीं नहीं की गई थी। जहां सिक्योरिटी कैंप्स बनाए गए वहां इन्होंने सड़कें बनाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, मोबाइल टावर लगाए, पानी की व्यवस्था की, स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, PDS की दुकानें यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप्स खोली। क्या ये काफी है? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। 2025 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सितंबर महीने तक 36 सिक्योरिटी कैंप्स बने। इस साल भर में इन 36 कैंप्स की वजह से क्या हुआ? 193 नक्सलवादी मार दिए गए, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 496 नक्सलवादी सरेंडर कर गए और 900 अरेस्ट किए गए। लेकिन असली बदलाव क्या था? गांव के गांव में अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई, सड़कें आ गई, बच्चे स्कूल जाने लगे, माताएं अब अपने बच्चों को स्कूल भेज सकती है, लड़कियां अब घर से बाहर निकल सकती है और देश भर में यह बदलाव दिखाई दे रहा है। साथ ही 80,000 करोड़ रुपए की एक नई स्कीम शुरू की गई, धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष अभियान। इसका मतलब है 63,000 ट्राइबल विलेज का डेवलपमेंट। 5 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज इससे बेनिफिट होंगे। स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। लेकिन अमित शाह की सबसे इंटेलिजेंट चाल थी सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम हथियार डाल दो तो हम तुम्हें खुले हाथों से स्वागत करेंगे और फिर इन्होंने ऐसी लालच देनी शुरू की जो सचमुच बहुत अच्छी थी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 2025 में एक नई पॉलिसी अनाउंस की, नक्सल सरेंडर विक्टिम रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2025। इस पॉलिसी में क्या था कि पहले सरेंडर करने वालों को पैसे दिया जाएगा। अगर कोई नक्सलवादी हथियार डालकर सरेंडर करे तो उसे 50,000 रुपए नगद मिलेंगे, लेकिन अगर वो हल्के मशीन गन के साथ सरेंडर करे तो 5 लाख रुपए, अगर AK-47 राइफल के साथ आए तो 4 लाख और अगर पूरी यूनिट
एक साथ 80% सरेंडर कर दे तो रिवार्ड डबल। दूसरा था सरेंडर करने वालों को नौकरी दी जाएगी। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिले तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए मदद की जाएगी और अगर कोई सरेंडर करे तो उसे जमीन भी दी जाएगी। तीसरा, सरेंडर करने वालों के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। स्पेशल स्कूल लाइक प्रयास रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल में भर्ती किया जाएगा और हायर एजुकेशन के लिए 25,000 रुपए सालाना की स्कॉलरशिप। इसके अलावा अगर किसी के परिवार का कोई नक्सल हिंसा में मारा गया है तो गवर्नमेंट कंपेंसेशन देगी। 15 से 25 लाख रुपए तक हो सकता है। और अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदना चाहे तो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी माफ कर दी जाएगी। तो इसका असर क्या हुआ? 2016 में सबसे ज्यादा 1440 नक्सलवादी सरेंडर कर गए और अब 2025 में फिर से लहर आई है, यानी 1457 ने सरेंडर कर दिया। लेकिन क्या सब लोग सरेंडर कर जाते हैं? नहीं, कुछ लोग अड़े रहते हैं। जो टॉप लीडरशिप है वो सरेंडर नहीं करते क्योंकि ये जानते हैं अगर हम सरेंडर कर दे तो कोर्ट हमें सजा देगी। तो इसके लिए केवल एक रास्ता बचता है, अंत तक लड़ना। तो अमित शाह ने इन लोगों के लिए क्या किया? इन्होंने कहा ठीक है, तुम नहीं सरेंडर करना चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए एक और रास्ता खोल देते हैं और वो रास्ता है डायरेक्ट एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्सेस। यहाँ समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डेमोक्रेटिक समाधान नहीं है, या तो आप हथियार डाल दो या तो हम तुम्हें न्यूट्रलाइज कर देंगे। एक बहुत क्लियर मैसेज था। इसका मतलब था अब खेल खत्म। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। 2025 में सिर्फ एक साल में 311 नक्सलवादी मार दिए गए। इसमें कौन कौन थे? तो मैन, ओल्ड पीपल, यंग पीपल सब मारे गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप लीडरशिप, 9 पॉलिट ब्यूरो मेंबर, 31 डिविजनल कमेटी के मेंबर, 59 एरिया कमेटी के मेंबर, ये सब मारे गए। और जब लीडरशिप समाप्त हो गया तो क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ढह गया। लेकिन 2014 में कहानी देखिए, नक्सलवाद का दायरा पशुपतिनाथ नेपाल से तिरुपति आंध्र प्रदेश तक था। यानी भारत की सेंट्रल लाइन पूरी तरह रेड थी। 126 डिस्ट्रिक्ट, 180 मिलियन लोग, 18 करोड़ लोग नक्सल अफेक्टेड थे। बिहार पूरा नक्सल था, झारखंड का आधा हिस्सा नक्सल था, उड़ीसा पूरा नक्सल था, महाराष्ट्र में भी, आंध्र प्रदेश में भी है। लेकिन आज नवंबर 2025 में अब तो सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड है, वो भी सब छत्तीसगढ़ में। देश भर में जो 126 डिस्ट्रिक्ट थे अब सिर्फ 11 रह गए हैं और इसमें भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में नक्सलवाद की मौजूदगी केवल नाम की है। सच में कहे तो रेड कॉरिडोर अब केवल एक पतली सी लकीर रह गया है। बस्तर रीजन में क्या हुआ? तो अबूझमाड़ एक ऐसी जगह जहां 50 सालों से सिक्योरिटी फोर्सेस की पहुंच नहीं थी, अब वहां भी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच गए। नॉर्थ बस्तर जहां 2010 में 76 सीआरपीएफ जवान मार दिए गए, अब वो रीजन नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। और साउथ बस्तर, वहां भी केवल बिखरे हुए नक्सलवादियों का एक छोटा सा ग्रुप रह गया है। तो अब सवाल ये है, क्या अमित शाह अपना टारगेट पूरा कर सकेंगे? क्या ये 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल फ्री बना सकेंगे? तो देखिए, अमित शाह ने खुद कहा है ये एक अनाउंसमेंट नहीं, ये एक कंक्रीट स्ट्रेटजी है और मल्टीपल डाटा को देखें तो ये पॉसिबल दिख रहा है क्योंकि सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में नक्सल अफेक्टेड रह गए हैं और इसमें भी केवल 3 डिस्ट्रिक्ट की मोस्ट अफेक्टेड है। लेकिन क्या ये आसान होगा? नहीं। अभी भी 1000-1500 कोर हार्डकोर नक्सलवादी है। ये जानते हैं अगर पकड़े गए तो सजा निश्चित है। तो ये लड़ेंगे, जब तक जीवित है लड़ते रहेंगे। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक क्लियर प्लान है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पूरी तरह जोर है और सबसे इंपॉर्टेंट, आदिवासी समाज को डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सड़कें बन रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इसके साथ नक्सलवाद धीरे धीरे पीछे हट रहा है।